नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप गणित पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। गणित पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 14वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक अध्यापिका छात्रों को निम्नलिखित सवाल देती है, निम्न संख्याओं के युग्मों में बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। यहाँ पर देखिए 9×3 या 9/3, 9×0.3 या 9/10.3। यहाँ पर सब में गुणा का और एक तरीके से भाग का योग किया गया है, यूज किया गया है, और इनमें से कौन सा बड़ा होगा उस पर घेरा लगाना है। हमसे बच्चों को पूछा गया, ठीक है। अब हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग अध्यापिका कर सकती है। देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, जब इसका मान हम लोग निकालेंगे तो इसका मान 27 आएगा और इसका मान आएगा 3। इसका मान करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा, और इसका मान कितना आएगा, ये आएगा आपका 30। इसका मान आ जाएगा आपका 0.27 आएगा, और इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा देखिए 3 आएगा, ठीक है। ये इनका मान आ जाएगा। अब इसी के आधार पर हमें उत्तर ढूंढना है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि पूर्ण संख्याओं की तुलना के लिए, पूर्ण संख्याओं की तुलना करने के लिए पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जैसे 1, 2, 3, ये जो नेचुरल नंबर होते हैं जिनको हम लोग गिनने में प्रयोग करते हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि पूरा पूरा अंक, सीधे तौर पर आप समझ लीजिए। तो वहां पर हमें दशमलव में भी संख्याएं मिल रही थी, तो पूरे अंक की तो बात हो ही नहीं रही है, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, यह आंकने के लिए कि क्या छात्र को 3 और 9 के पहाड़े याद हैं, रटना, याद करना, ये जितने भी विकल्प होते हैं हमेशा निगेटिव हो गया, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, पूर्ण संख्याओं में गुणन और विभाजन के आकलन करने के लिए, तो यहां पर पूर्ण संख्याओं की तो बात ही नहीं की जा रही है ना। पूर्ण संख्या यानी कि पूरा एक होल नंबर होना चाहिए, जिसमें दशमलव की बात नहीं होनी चाहिए। यहां पर दशमलव की बात की जा रही है, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, नैदानिक परीक्षा के रूप में इसका प्रयोग दशमलव संख्याओं में गुणन और विभाजन की भ्रांतियों को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है। नैदानिक परीक्षा क्या होता है, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात की जा रही है। बच्चों को दशमलव की संख्याओं वाले गुणा और उसके भाग में जो कुछ भी मिसकॉन्सेप्शन था, उन मिसकॉन्सेप्शन को जांचने के लिए बच्चे का यहां पर डायग्नोस्टिक टेस्ट किया गया है कि बच्चों को क्या समस्याएं आ रही हैं। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है समस्या से समाधान, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ये तो मैथमेटिक्स में होता है, तो ये गणितीय प्रक्रिया है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा गया है। दूसरा देखिए, दृष्टिकरण, तो वैन हील के ज्यामिति सिद्धांत के अनुसार उन्होंने जो कई चरणों में बताया था कि बच्चे किस प्रकार से ज्यामिति को देखते हैं और सीखते हैं, तो उसमें जो पहला स्टेज था वो विजुअलाइजेशन था, जिसे हिंदी में दृष्टिकरण कहते हैं। इसमें उन्होंने ये बताया था कि बच्चे पहली बार जब ज्यामिति को देखते हैं तो उसके बनावट के आधार पर, उसके दिखावट के आधार पर, उसके भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कर रहे होते हैं। तो ये दृष्टिकरण कहीं ना कहीं गणित से जुड़ा हुआ है, ज्यामिति से जुड़ा हुआ है, तो ये गणितीय प्रक्रिया माना जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, निरूपण को अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि इबारती वाले प्रश्न आप लोग पढ़ते होंगे कि एक आयत की लंबाई इतना दिया गया, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस दिए गए प्रश्नों के माध्यम से। तो आयत की लंबाई जो भी होगी हमने यहाँ पर लिख दिया, चौड़ाई ये, और इसका विकर्ण मान लीजिए कुछ दिया गया है, और इसके हिसाब से कुछ इस पर आधारित प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जो हमें इबारती वाले प्रश्नों में दिया गया है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इमेजेस में, इसी को निरूपण कहते हैं। तो ये भी गणितीय प्रक्रिया का भाग है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, अनुकूलन जो है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण टर्म है, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि बच्चे किसी नए इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से रिसीव करते हैं। या तो वो पुराने स्कीमा में अगर अंतर नहीं हो रहा है तो एज इट इज उसको रिसीव कर लेते हैं, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, और अगर पुराने स्कीमा और नए इंफॉर्मेशन में कुछ अंतर है तो बच्चा कुछ एडिट करता है उसको रिसीव करने से पहले, जिसको उन्होंने एकोमोडेशन यानी कि समायोजन कहा था, ठीक है। तो अनुकूलन के 2 पार्ट उन्होंने बताए थे, समायोजन और एसिमिलेशन यानी समावेशन। तो ये जो प्रक्रिया है ये गणितीय प्रक्रिया नहीं है, ये इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से बच्चे रिसीव करते हैं उसके बारे में जीन पियाजे ने बताया था, ये गणितीय प्रक्रिया नहीं है, और यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याओं इबारती वाले प्रश्न को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि। देखिए इबारती वाले प्रश्न क्या होते हैं, जैसे कि एक तो सीधे तौर पर आप बच्चे से ये कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात हो रही है तो उसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। एक तो बच्चे से आप सीधे कह सकते हैं कि 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, या फिर इसी को शब्दों में पिरो करके बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ करके बताया जा सकता है कि पहले आप एक दुकान पर गए और आपने 2 टॉफी खरीदी, उसके बाद से दोबारा आप दुकान पर गए, फिर आपने 3 टॉफी खरीदी, अब आपके पास कुल कितनी टॉफियां हैं। तो उसी प्रश्न को योग की ही संक्रिया को मैंने
शब्दों में पिरो दिया बच्चों के दैनिक परिवेश से जोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़कर अगर आप शिक्षा देंगे तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए अर्थपूर्ण होगा। और बच्चा दैनिक जीवन में कभी ना कभी टॉफी खरीदने गया होगा दुकान पर, तो वो अपने दैनिक जीवन से इसको कोरिलेट करके समझ पाएगा और वो आसानी होगी उसको समझने में। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि ये हल करने में आसान होती है, इसलिए विद्यार्थियों को गणित में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करती है। देखिए, जब भी कोई विकल्प अंकों की बात करे तो वो विकल्प हमेशा निगेटिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का जो उच्चतम उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चा अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी विद्यालय में पढ़ रहा है उसको इंप्लीमेंट करे। जिंदगी भर बच्चा विद्यालय में नहीं पढ़ेगा, कभी ना कभी तो वो विद्यालय से, कॉलेज से निकलेगा और उसके बाद जब वो दैनिक जीवन में जाएगा तो जो कुछ भी उसने विद्यालय में सीखा है वो सब कुछ क्या अपने दैनिक जीवन में परिलक्षित कर पा रहा है। ये उच्चतम उद्देश्य होता है, ना कि अंक पाना। क्योंकि नंबर पा करके आप जिंदगी भर इससे आपकी रोजी रोटी थोड़ी चलेगी। आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है शिक्षा के माध्यम से, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया। अंक जहां पर भी बात की जाएगी वो हमेशा निगेटिव होगा। तीसरा देखिए, शाब्दिक समस्याओं का निरंतर प्रयोग विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में निपुण बनाता है। देखिए, यहां पर गणितीय भाषा की मैं बात करूं तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे को हिंदी माध्यम से पढ़ाने की बात की जाती है। हिंदी भी नहीं, सीधे तौर पर आप ये समझिए कि बच्चे की जो मदर टंग होगी उसमें पढ़ाए जाने की बात की जाती है। अब यहाँ पर हिंदी भाषी जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इसके बाद से आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर हिंदी मदर टंग के तौर पर देखी जाती है और यहाँ पर बच्चों को हिंदी पढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर गणितीय भाषा का प्रयोग इसलिए नहीं किया जा रहा है कि आपको अंग्रेजी भाषा या फिर हिंदी भाषा में निपुण बना जाए। वो तो आपको हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा अलग से पढ़ाया जा रहा है आपकी लैंग्वेज की कक्षा में, तो वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी को निपुण बनाने की बात की जाती है। यहाँ पर गणित में इबारती का प्रश्न इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चे के परिवेश से जोड़ा जाए। अंग्रेजी भाषा में निपुण बनाना उद्देश्य नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, ये गणित की भाषा को पढ़ने का एकमात्र साधन है, केवल एकमात्र यही ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी विकल्प होते हैं हमेशा विकल्प के केवल एक पक्ष की बात करते हैं, विकल्प को संकुचित कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल है। बिल्कुल सही बात है। यहां पर बच्चा इसको आसानी से कैसे समझ पा रहा है? क्योंकि वही चीज मैंने बच्चे को बताया कि 2 + 3, तो ये कॉन्सेप्ट उसके लिए अमूर्त था, लेकिन जब मैंने उसके दैनिक जीवन से जोड़ दिया कि पहले आप दुकान पर गए और आपने 2 टॉफी खरीदा, उसके बाद दोबारा आप दुकान पर गए और आपने फिर 3 टॉफी खरीद लिया, अब आपके पास कितनी टॉफी है, तो वो चीजों को, सिचुएशन को समझने लगता है और कहीं ना कहीं जब वो इन चीजों को अपने दैनिक जीवन से कोरिलेट करेगा तो चीजों को आसानी से सीख पाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। सांप सीढ़ी आपने खेला होगा, लूडो में होता था, तो इस प्रकार से खाने बने होते थे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार से खाने बने होते थे। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से स्टेयर लगा होता था और यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से कोई सांप बना होता था। तो मान लीजिए इस नंबर पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ से आपने गोटी से चलना शुरू किए, आपने जो डाइस होती थी उसको फेंका, तो आपके अंदर ये होता था कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप पहुँचे, तो यहाँ पर आपके अंदर ये होता था कि भगवान इतना ना आ जाए, नहीं तो मैं कट करके यहाँ पर आ जाऊँगा। तो आप क्या कर रहे हैं, ये अंकों के बारे में आप जागरूक बन रहे हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए 11 है, तो आप सोचते थे ए भगवान 11 आ जाए, मतलब कि कैसे भी करके, जैसे कि यहाँ तक पहली बार थे और दूसरी बार चल करके अगर यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो आप मनाते थे कि ये भगवान 11 आ जाए कि मैं सीधे यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँ। यानी कि कहीं ना कहीं आप किस में डील कर रहे हैं, संख्याओं में डील कर रहे हैं कि अगर इस खाने वाला अंक आ गया तो मैं कट करके नीचे आ जाऊँगा और इस खाने वाला अंक आ जाएगा तो मैं ऊपर चला जाऊँगा, यानी मैं जीतने के करीब पहुँच जाऊँगा। तो ये जो सांप सीढ़ी वाला खेल था वो अंकों का खेल था। इसमें हम लोग क्या करते थे कि अंकों के बारे में डील करते थे कि हमारे पास में 1 से लेकर के 6 तक का अंक होते थे और उसमें हम मनाते थे कि ये अंक आ जाए, उसके बाद से हम सीढ़ी चढ़ करके इतने ऊपर पहुंच जाएंगे या फिर सांप काट लेगा तो इतने नीचे आ जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, हम लोग अंकों में डील कर रहे हैं और अंक क्या है, संख्याएं हैं। यानी कि ये हमसे पूछा गया था किससे संबंधित है, तो ये सीधे तौर पर संख्याओं से संबंधित है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान यानी कि पैटर्न के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है। उच्चतम स्तर क्या हो सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ तो सब में पैटर्न है, तो ये तो आपको कुछ पैटर्न के बारे में कुछ सोचना ही नहीं था। यहाँ पर देखिए पहचान करना है, विस्तार करना है, नकल करना है और सृजन करना है। तो नकल करना तो सबसे आसान है ना, नकल करना सबसे आसान है। किसी भी चीज को देख करके आप सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, नकल करने के बाद पहचान किया जाता है। उसके बाद से बच्चा खुद थोड़ा सा विस्तार करता है उसको, यानी एक्सप्लोर करता है, और अंत में सृजन करता है, यानी खुद से आकृति को बनाता है, खुद से पैटर्न को बनाता है। तो सबसे उच्चतम क्या हो जाएगा, यही होगा, क्योंकि अपने मौलिक विचारों के माध्यम से सृजन करना, निर्माण करना, ये सृजन करने के सेंस में है। तो ये सबसे उच्चतम स्तर हो जाएगा, नए पैटर्न का सृजन करना। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे कि गिनतारा, डेंस ब्लॉक, 1, 10 और 100 के नकली मुद्रा नोट। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डेंस सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है। ध्यान से समझिएगा, डेंस एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि गणित से जुड़े हुए थे। उनका यह मानना था कि बच्चे गणित में संकल्पनाओं को किस प्रकार से सीखते हैं, तो उन्होंने एक डेंस ब्लॉक का आविष्कार किया था। डेंस ब्लॉक क्या होता था, बेसिकली एक छोटे छोटे घन प्रकार के, आप समझ सकते थे, इस प्रकार के छोटे छोटे घन, और इनको एक दूसरे के साथ मिला करके गणित की विभिन्न प्रकार की संख्याओं को बच्चों को सिखाया जाता था। जैसे कि देखिए, अगर 2 + 3 बच्चों को सिखाना है तो बच्चों को पहले 2 ब्लॉक दिए जाते थे और 3 ब्लॉक अलग दिए जाते थे, और उसके बाद से इन 2 ब्लॉकों को यहाँ से हटा करके बच्चे को बोला जाता था कि इसके पास रख दीजिए, तो ये यहाँ से खत्म हो जाता था। और यहाँ पर जब 2 ब्लॉक रख देंगे, अब बच्चों को बोला जाता था कि सभी ब्लॉक को गिन लीजिए। तो ब्लॉक सभी बच्चे जब बच्चे गिनते थे तो वो बताते थे कि 5 है, यानी इन दोनों का योग वो मूर्त अवस्था में करके सीख पा रहे हैं। इसी प्रकार से डेंस ब्लॉक का यूज करते हुए उन्होंने स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया था कि देखिए, पहले क्या होता है कि बच्चे को आप बता सकते हैं कि ये 1 ब्लॉक है, और यही 1 ब्लॉक जब 10 ब्लॉक मिल जाएंगे, देखिए मान लीजिए ये 10 हो गया, ठीक है, यही ब्लॉक मान लीजिए 10 मिल जाएंगे, तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। अब ये 10, ये जो दहाई है इसमें 10 ब्लॉक हैं, और जब दहाई के 10 और हम लोग ले लेंगे तो वो सैकड़े को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इसके 10 ब्लॉक, यानी कि 10-10 के जोड़े वाले 10 ब्लॉक को अगर हम लोग ले लेंगे तो वो सैकड़ों को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि डेंस सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय लिया जा रहा है इस एक तरीके से उपरोक्त स्थिति को समझाने के संदर्भ में। तो यहां पर देखिए, यहां पर परिवर्तनशीलता हो रहा है, परिवर्तनशीलता, लेकिन 2 विकल्प में आपको परिवर्तनशील दिख रहा होगा, तो ये गणितीय परिवर्तनशीलता का नियम नहीं है, बल्कि बोधात्मक परिवर्तनशीलता का नियम है। बोधात्मक क्यों, इसको ध्यान से समझिएगा। बोधात्मक का मतलब ये होता है कि जो चीजें आपके मन में चल रही हैं, जो कि आपको समझ में आ रही हैं, जैसे कि देखिए, एक ही ब्लॉक को उन्होंने अलग रिप्रेजेंट किया और उसी ब्लॉक को 10-10 के ग्रुप में भी रिप्रेजेंट किया। ब्लॉक तो एक ही प्रकार का है ना, मतलब ब्लॉक तो सब एक ही है, एक ही प्रकार का है। उसी ब्लॉक को बच्चे को समझा करके इकाई भी बताया जा रहा है, और उसी ब्लॉक को समझा करके दहाई भी बताया जा रहा है, और उसी ब्लॉक के माध्यम से बच्चे को सैकड़े का कॉन्सेप्ट भी बताया जा रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है, बच्चा उस ब्लॉक को देख करके समझ पा रहा है कि हाँ वही ब्लॉक है, और उसी के माध्यम से अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं। तो ये बोधात्मक परिवर्तनशील नियम है, जो कि विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह वाक्य कैसा है। तो देखिए, त्रुटियों के संदर्भ में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि गलतियां जो होती हैं, गलतियों के माध्यम से भी बच्चे सीख रहे होते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा था कि गलतियों के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। एक इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आप पिछली बार भी सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, आपने खूब मेहनत किया, खूब प्रयास किया, बावजूद इसके अगर आप असफल हो गए तो ये गलती बोली जाएगी, त्रुटि बोली जाएगी। बावजूद इसके आपको व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ कि आपको कम से कम इतना तो पता चला कि पिछली बार मैंने ये गलती की थी जिसकी वजह से मैं असफल रह गया, और इस बार मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। यानी आपने प्रयास जो किया था, भले आप असफल हुए थे, लेकिन आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि हाँ मुझे ये गलती अब दोबारा नहीं दोहरानी है। तो प्रयास के माध्यम से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को तो अधिगम बोलते हैं। यानी कि आप भले असफल हो गए थे, भले आपने त्रुटि की थी, बावजूद इसके आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, आप अधिगम कर रहे हैं। यानी त्रुटियों को भी अधिगम का पार्ट माना जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विकल्प को ढूंढेंगे। पहला कहा जा रहा है कि त्रुटियां गलत हैं क्योंकि त्रुटियां गणित के प्रति लापरवाही वाली अभिवृत्ति को दर्शाती है। तो यह विकल्प निगेटिव है। देखिए, बच्चे जब प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है या तो वो असफल होंगे या तो सफल होंगे। अब असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे त्रुटि कर दिए तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। अगर बच्चे को आप ये एहसास दिलाएंगे कि त्रुटि नहीं करनी है आपको, तो बच्चा प्रयास भी नहीं करेगा, और जब प्रयास नहीं करेगा तो अधिगम होगा ही नहीं। यानी कि त्रुटियां जो है वो एक सहज पार्ट है हमारे अधिगम का। ठीक है, तो पहला वाला निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा।
चौथा विकल्प देखिए, कहा जा रहा है कि सही है, यानी त्रुटियां सही है क्योंकि ये त्रुटियां कम बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू को दर्शाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो उनका बुद्धि लब्धि कम है या फिर वो कम समझदार हैं। देखिए, इस प्रकार की त्रुटियां कई वैज्ञानिक जब खोज करते हैं तो हजारों हजारों बार प्रयोग करने के बाद वो वैज्ञानिक का जो प्रयोग होता है वो सफल होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी बुद्धि लब्धि कम है, वो प्रयास करें और प्रयास में या तो सफल होंगे या तो असफल होंगे। तो यही एकमात्र कॉन्सेप्ट है कि आपको त्रुटियों को भी आपके अधिगम का पार्ट समझना है। इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि अगर आप असफल हो रहे हैं, अगर आपने त्रुटि की है तो आपकी बुद्धि कम है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, गलत है, क्योंकि गणित त्रुटिहीन विषय है। तो ये तो प्रैक्टिकली बहुत ही संकुचित है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चे गणित को बिना त्रुटि के समझ पाएंगे। त्रुटि करेंगे तभी करके ही तो समझेंगे, और जाहिर सी बात है करके सीखने पर प्रकाश डाला जाता है। तो करके जब बच्चा सीखेगा, जाहिर सी बात है जब प्रयास कर रहा है तो कुछ ना कुछ गलती तो करेगा ही करेगा। गलतियों के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। कहा जा रहा है कि त्रुटियां सही हैं क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। अब मान लीजिए बच्चे ने कुछ गलती की, तो उन गलतियों को देख करके टीचर समझ सकता है कि बच्चा किस स्टेप्स तक पहुंच चुका है सही प्रोसेस के तहत। यानी कि बच्चे की अवधारणात्मक समझ, बच्चे का उस पर्टिकुलर प्रश्न के सापेक्ष कितनी अवधारणात्मक समझ है, यह समझने में कहीं ना कहीं वो उसकी जो गलती है वो टीचर की मदद करेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है। वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में। इस भ्रांति का क्या संभावित कारण हो सकता है? जैसे देखिए, बच्चों को बोला गया कि 1/2 और 2/3 को जोड़िए, तो बच्चों ने क्या किया कि ऊपर अंश को अंश में जोड़ दिया, यानी इन्होंने 3 कर दिया, और हर को हर में जोड़ दिया और 5 कर दिया, इस प्रकार से। तो ये इस भ्रांति का क्या संभावित कारण हो सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका एक प्रमुख कारण ये हो सकता है कि बच्चे जिस प्रकार से जोड़ना सीखे हैं, 1 में 2 जोड़ना और 2 में 3 जोड़ना, तो बच्चों को ये लग रहा है कि 1/2 है और 2/3 है। तो बच्चों को ये लग रहा है कि ऊपर वाले को ऊपर में जोड़ना है और नीचे वाले को नीचे में जोड़ना है। यानी कि जो उन्होंने योग सीखा है, जो उन्होंने एडिशन सीखा है, उसका सामान्यीकरण यानी कि हर जगह उसी का यूज करने लग रहे हैं, उस सेंस में यहां पर आया हुआ है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि अध्यापक की संकल्पनात्मक समझ में कमी है, यानी कि टीचर की संकल्पनात्मक कॉन्सेप्ट को समझने में कमी है, ये हमसे बोला जा रहा है। यहां पर बच्चे ने त्रुटि की है, तो बच्चे ने त्रुटि की है तो इसको टीचर से नहीं जोड़ा जा सकता। यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि टीचर योग्य नहीं है और वो नहीं समझा पाया। देखिए, यहां पर बच्चे को अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही नहीं गया है, बच्चा केवल योग पढ़ा है और योग के बाद से उसने सामान्यीकरण कर दिया है भिन्न वाले में। ठीक है, तो ये टीचर की कमी नहीं कही जाएगी, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कक्षा में छात्रों को ध्यान में कमी है, कक्षा में छात्रों के ध्यान में कमी है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। चौथा देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री का सुलभता से नहीं प्राप्त होगा, शिक्षण अधिगम सामग्री का सुलभता से नहीं प्राप्त होना, तो यह भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्रों की आंकड़ों का संग्रहण की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। आंकड़ों का संग्रहण करना है, यानी डेटा को कलेक्ट करने की बात की जा रही है। किस वाले गतिविधि में डेटा सबसे ज़्यादा कलेक्ट किया जाएगा? पहला दिया गया कक्षा में विचार विमर्श, तो इसमें कोई भी डेटा नहीं कलेक्ट किया जाएगा। डेटा कहने का मतलब आप सीधे तौर पर न्यूमेरिकल वैल्यू से आप समझिए, या फिर किसी भी प्रकार के आंकड़े को जुटाने के संदर्भ में। वो जरूरी नहीं है कि गणितीय न्यूमेरिकल वैल्यू हो, लेकिन कुछ ना कुछ जिसमें आंकड़ों की बात की जा रही हो उस सेंस में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर विचार विमर्श में आंकड़ों की बात नहीं आएगी, वर्ग पहली में आंकड़ों की बात नहीं आएगी, भूमिका अभिनय यानी कि रोल प्ले में भी आंकड़ों की बात नहीं आएगी। लेकिन अगर बात करें विकल्प नंबर 3 में, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, सर्वेक्षण यानी सर्वे करने की बात की जा रही है। जैसे कि आप विद्यार्थियों को कोई एक प्रोजेक्ट वर्क दे दिए कि आप कक्षा में अपने मोहल्ले में जाइए और सर्वे करिए कि किसी के घर में कितने यातायात के साधन हैं, यानी कितने उनके पास गाड़ियां हैं, कौन कौन सी गाड़ियां, इस प्रकार की चीज़ों का आंकड़ा जुटाने के सेंस में है। तो यहाँ पर आंकड़ा जब बच्चा जुटाएगा, सर्वे करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके पास बहुत सारे डेटा आएंगे और उनको कलेक्ट वो कर रहा होगा विभिन्न घरों में जा करके। तो यहाँ पर आंकड़ों का संग्रहण है, यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुत तरीकों से सहायक हो सकता है, जैसे कि, यानी कि बच्चों को गणितीय क्रियाकलाप में
व्यस्त रखना है। कौन से क्रियाकलाप हो सकते हैं उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करना। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों अन्वेषण और खोज करने पर, खुद करके सीखने पर जोर देती है। तो यह विकल्प तो पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, समय सारणी में दिए गए खाली कालांशों का उपयोग करने में सहायता करता है। तो यह विकल्प निगेटिव है। अगर मान लीजिए कोई पीरियड खाली है तो उसी समय बच्चे को केवल गणित थोड़ी पढ़ाना है। बच्चे को गणित का जो कॉन्सेप्ट है वो उसका एक मेन सब्जेक्ट होता है। उसके लिए हम वेट नहीं करेंगे कि कोई पीरियड खाली है अथवा नहीं है। ये एक मेन सब्जेक्ट के तौर पर होता है प्राइमरी से ही, इसलिए हम खाली कालांश का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए सी वाला दिया गया, छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचना और गहन करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है। कहा जा रहा है कि छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचन को और गहन करने में सहायता करता है। तो ये बात सही है। जितना बच्चे गणितीय क्रियाकलाप करेंगे, जितना गणितीय क्रियाकलाप करेंगे, खुद करके सीखेंगे, उतना ही उनमें क्रिटिकल थिंकिंग होगा, और जितना क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे करेंगे उनका समझ उतना ही अर्थपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। तो ये वाला भी बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर होगा। चौथा देखिए, संकलित आकलन का उपकरण का कार्य करता है। तो ये विकल्प निगेटिव है। संकलित आकलन को समेटिव असेसमेंट कहते हैं, यानी कि योगात्मक आकलन कहते हैं, जो कि आपकी सत्र के अंत में जो फाइनल परीक्षा हो रही होती है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समेटिव असेसमेंट को, योगात्मक आकलन को निगेटिव मानता है और रचनात्मक आकलन को यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट को पॉजिटिव मानता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ दोनों सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहे होते हैं। यानी कि जब बच्चा कक्षा में कुछ भी गतिविधि कर रहा है उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए, और उस दौरान जो मूल्यांकन होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन होता है। और प्रश्न में हमसे संकलित आकलन की बात की गई है, जो कि आपके सत्र के अंत में होगा। तो सत्र के अंत में आप अगर बच्चों को आ रही समस्याओं के बारे में जान भी रहे हैं तो उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि उसकी सत्र तो खत्म हो गया, अब तो वो अगली कक्षा में चला जाएगा। बच्चे की अगर समस्या को जानना है कि बच्चे को कहां पर प्रॉब्लम आ रही है कॉन्सेप्ट को सीखने में, तो उसको आपको सत्र में पढ़ाए जाने के दौरान ही जानना होगा, तभी तो आप उसकी कमियों को दूर कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये समेटिव असेसमेंट की बात कर रहा था। यानी कि हमारा विकल्प क्या बना, ए और सी इसका सही जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, ए और सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दोस्तों, गणित पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।